भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। आज शिवरात्रि की संध्या है और छत्रपति शिवाजी की जयंती की पूर्व संध्या है। तो दो एक साथ में, मतलब बहुत अच्छा संयोग है। मंच पे उपस्थित भी बहुत अच्छे लोग हैं, सामने भी बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं। इसलिए अगले 1-1.5 घंटे तक हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। 2-3 आग्रह है। फ़ोन को साइलेंट पे रख दें और किसी पूर्वाग्रह से, सारे पूर्वाग्रह निकाल के थोड़ी देर हम लोग 1-1.5 घंटे चिंतन करेंगे। क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या ठीक हो सकता है, कैसे हो सकता है। बात हम समस्या की नहीं करेंगे, बात हम शिवाजी के सपनों का भारत बनाने की करेंगे। सबसे पहले इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए मुझे आदरणीय प्रशांत जी, बहन गीता जी, हमारे, ये तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, मैं इनको युवा मोर्चे का अध्यक्ष समझ रहा था, लेकिन ये तो जिलाध्यक्ष हैं, हमारे संगठन मंत्री जी और सामने उपस्थित समस्त बंधुओं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूं। शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान महादेव, माँ पार्वती आप सबका कल्याण करें। इसी के साथ मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूं। आज का विषय रखा है शिवाजी के सपनों का भारत। महाभारत कितने लोगों ने देखा है? जरा जोर से उठाइए। सबने देखा है? हाँ, सीरियल। अगर हम शिवाजी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो महाभारत हम सबने देखा होगा, लेकिन थोड़ा हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। भीष्म पितामह सबसे बड़े महारथी थे, प्रतिज्ञाबद्ध थे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा राष्ट्र के लिए थी कि अपने लिए थी? कर्ण महारथी थे, उनकी प्रतिज्ञा अपने लिए थी कि राष्ट्र के लिए? द्रोणाचार्य बहुत बड़े धनुर्धर थे, सबके गुरु थे, उनकी निष्ठा अपने लिए थी कि राष्ट्र के लिए? देखिए, समीक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना, अगले 1-1.5 घंटे शायद कुछ ऐसी बातें हम करने वाले हैं जो कभी चर्चा नहीं होती है, टीवी में डिबेट नहीं होती, सोशल मीडिया में चर्चा नहीं होती। सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध 5,500 साल पहले हुआ। उस 5,500 साल पहले हुए युद्ध में लाखों लोग मारे गए। एक व्यक्ति की सत्ता गई, दूसरे को सत्ता मिली, लेकिन वो जो लाखों सैनिक मारे गए, लाखों बहन बेटियां विधवा हुई, लाखों बच्चे अनाथ हुए, उनका क्या दोष था? उनको सत्ता नहीं मिली। और ऐसा नहीं केवल दुर्योधन की तरफ के लोग मारे गए, पांडव की तरफ के लोग भी मारे गए। सैनिक तो दोनों तरफ से मरे, उनका क्या दोष था? आपने ध्यान दिया होगा, जब युद्ध की ठन गई तो भगवान कृष्ण आए थे विदुर जी के यहां। यह सवाल विदुर जी ने पूछा, केशव, युद्ध की ठन गई है, महायुद्ध होने वाला है। इस महायुद्ध में स्वाभाविक सी बात है, आप जिधर हैं उधर उसकी जीत होगी, लेकिन पांडव पक्ष के भी सैनिक मरेंगे, कौरव पक्ष के भी सैनिक मरेंगे। इन लाखों सैनिकों का क्या दोष है? वो क्यों मारे जाएंगे? उनका बहुत अच्छा जवाब था। उनका कहना था, क्योंकि ये राजभक्त है, ये राष्ट्रभक्त नहीं है। ये महायुद्ध नहीं होता अगर भीष्म पितामह ने विद्रोह कर दिया होता। ये महायुद्ध नहीं होता अगर द्रोणाचार्य ने विद्रोह कर दिया होता। ये महायुद्ध नहीं होता
अगर कर्ण विद्रोह कर दिया होता, अगर ये महायुद्ध नहीं होता, अगर सैनिकों ने कह दिया होता कि नहीं, पांडव के पक्ष में धर्म है, आप उनको सत्ता दे दीजिए, या जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस समय विद्रोह हो गया होता। ऐसे बहुत सारे अवसर आए जब ये सैनिक भी शांत थे, ये प्रजा भी शांत थी, सब कुछ छोड़ दिया गया था केवल परिवार के ऊपर, सब कुछ छोड़ दिया केवल कि ठीक है भाई, वो पांडव जो कर लें और कौरव जो कर लें, हम उसी में अपना डिसीजन लेते रहेंगे। पहले हम, ये 5,500 साल पुरानी बात है, तो पहले हम राजभक्त थे और बाद में हम पार्टी भक्त हो गए। पहले हम राजभक्त थे, बाद में हम कोई एक पार्टी का, कोई दूसरी पार्टी का, कोई तीसरी पार्टी का, कोई चौथी पार्टी का। वास्तव में बहुत कम लोग हैं जो राष्ट्रभक्त हैं, बहुत कम लोग हैं जो धर्म भक्त हैं। अगले 1-1.5 घंटे कड़वी बातें होगी, सब लोग डाइजेस्ट करने के लिए तैयार है ना? क्योंकि मीठा झूठ तो रोज परोसा जाता है, थोड़ी कड़वी सच्चाई सुनते हैं आज। इसके बाद भी बहुत अवसर आए। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में 18 बार युद्ध हुआ। सवाल यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार ही गोरी को क्यों नहीं मार दिया? सवाल यह है कि पृथ्वीराज चौहान बार बार माफ क्यों कर रहे थे और गोरी बार बार अटैक क्यों कर रहा था? अगर एक बार माफ किया फिर अटैक किया तो दूसरी बार उसको क्यों माफ किया? दूसरी बार उसने अटैक किया तो तीसरी बार क्यों माफ किया? अरे भाई, माफ करने की एक लिमिट होती है ना। एक बार माफ, 2 बार माफ, 3 बार माफ, 5 बार माफ, 10 बार माफ, 17-18 बार माफ, और बाद में तो माफ करने का मौका ही नहीं मिला, उसने खुद ही काम तमाम कर दिया। क्या पता 18वीं बार जीतते तो 18वीं बार भी वो माफ कर देते। इसका जवाब आप लोग खुद ढूंढना, ऐसा क्यों। मेरी लेकिन इंटरप्रिटेशन है कि गोरी सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा था, गोरी राज्य के नहीं लड़ रहा था, गोरी अपने मजहब के लिए लड़ रहा था। सोचना आप कभी इस पे। अदरवाइज 1 बार 2 बार, और फिर पृथ्वीराज जी को जब पता है कि जब जब युद्ध हो रहा है, हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं, तो राजा भले लड़ता है लेकिन अल्टीमेटली तो राज्य सबसे ऊपर है ना, तो राज्य की चिंता होनी चाहिए थी। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, कितनी बार माफ करेंगे? उसके बाद आते हैं, अभी हमने 5,500 साल पहले किया था, अभी हम 11वीं शताब्दी आ गए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज ने कितने तप के बल पे, कितने पुरुषार्थ के बल पे एक हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किया? आसान था क्या? शिवाजी महाराज ने जो शासन व्यवस्था कायम किया, जो राज्य स्थापित किया, अटक से कटक तक स्थापित किया, ये बात की बात है कि हमारे मक्कार इतिहासकारों ने उनको केवल मराठा राज्य का बना के दिया। अरे वो अटक से कटक तक के राजा थे, वो सामान्य नहीं थे, वो केवल महाराष्ट्र नहीं है, वो पूरे भारत के राजा थे। ये तो हमारे इतिहासकारों ने उनको छोटा कर दिया, उनको केवल मराठा या महाराष्ट्र से उनको सीमित कर दिया। उसके बाद आखिर हमने क्या किया? उसके बाद फिर से स्थितियां टूट गई, हम दोबारा गुलाम हो गए, और आज इस हद तक गुलाम हो गए हम कि हमें इस बात की चिंता ही नहीं है कि 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद कैसी स्थितियां आने वाली हैं,
हम उनसे लड़ने के लिए कितने तैयार हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है, हमारे आसपास के माहौल कैसा बदल रहा है, पास पड़ोस में माहौल कैसा चेंज हो रहा है, कल को आने वाले कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जो खतरा हमारे गुरुओं के सामने था, जो खतरा पृथ्वीराज चौहान के सामने था, जो खतरा हमारे छत्रपति शिवाजी के सामने था, वो खतरा खत्म हो गया। खत्म हो गया क्या? जरा जोर से बोलिए जरा। तो जब खत्म नहीं हुआ तो हमने महाभारत के युद्ध से, छत्रपति शिवाजी महाराज के बलिदान से, हमने पृथ्वीराज चौहान के युद्ध से सीखा क्या? सीखा क्या हमने? हमने कुछ नहीं सीखा। मेरा आप सबसे निवेदन यह है कि हम सबको अपनी ऐतिहासिक गलतियों से कुछ सीखना चाहिए और सीख के अपना चिंतन मनन करना चाहिए। और केवल खुद तक चिंतन मनन नहीं करना चाहिए, बल्कि आज के ज़माने आप सबके पास बहुत बड़ा एक टूल मिल गया है, उसको कहते हैं सोशल मीडिया। लगभग सब लोग कुछ न कुछ यूज़ करते हैं। कोई व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो लगभग सब लोग यूज़ करते हैं, नहीं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। उसका उपयोग करके सही बात को सही कहने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। अभी भी हम भीष्म पितामह वाले रोल में रहेंगे या कर्ण के रोल में रहेंगे या द्रोणाचार्य जी के रोल में रहेंगे, तो याद रखिए फिर महाभारत होगा। जैसा महाभारत पहले हुआ था वैसा ही महाभारत होगा। ये मैं कोई डराने की बात नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। अपने पिछले इतने सारे PILs करने के बाद और कैसी कैसी चीजें हो रही हैं, पूरे देश भर में भ्रमण करने के बाद, भारत के अलग अलग राज्यों में जाने के बाद, अलग अलग जिलों में जाने के बाद ये मैं बता रहा हूं। अभी 500 साल पहले शिवाजी महाराज ने एक अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना किया और आज हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आप लोगों को पता है लद्दाख में हम केवल 1% हैं, बस केवल 1%। लक्षद्वीप में केवल 2% बचे हैं, मिजोरम में केवल 2% बचे हैं, नागालैंड में केवल 8% बचे हैं, मेघालय में केवल 11% बचे हैं। 9 राज्यों में खत्म। इसके बावजूद अपनी जाति से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, अपने क्षेत्र से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, सही गलत का फैसला ही नहीं कर पा रहे, ईमानदार और बेईमान में कोई हम तुलना ही नहीं कर पा रहे, असली नकली में कोई तुलना ही नहीं कर पा रहे। पॉलिटिकल पार्टियों ने ऐसी घुट्टी पिलाई है। देखिए, जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, मुझे पता है आप सब लोग यहां राष्ट्रवादी लोग बैठे हैं, लेकिन चूंकि यह वीडियो पूरे देश में जाएगा, लगभग 250 से 300 यूट्यूब चैनल पे जाएगा, तो जो कुछ मैं कह रहा हूं ये मैं सोच रहा मैं आपके लिए कह रहा हूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किसको कह रहे हैं। अरे मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे भारत को कह रहा हूं। इसलिए भारत को कह रहा हूं कि यह वीडियो कट के बाद में यूट्यूब पे जाएगा। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां 300 यूट्यूबर जुड़े हुए हैं, वो सारे यूट्यूबर उठा लेंगे इसको। तो इसलिए आप लोग अपने ऊपर मत ले लेना, जितना अपने काम का हो उतना अपने काम पे, अपने मन पे ले लेना, बस उससे ज्यादा मत लेना, बाकी समझ लेना दूसरों के लिए। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है घटिया कानून। इतनी बड़ी समस्या है कि इस देश के उद्योगपति टाटा बिरला को पहले चोर बोला गया, वो बेचारे मुकदमा तक नहीं लिखवा पाते थे। उसके बाद अंबानी को चोर, अंबानी भी कुछ नहीं कर पाए। अदानी को चोर कहा गया, अभी कहा ही जा रहा है, अदानी कुछ नहीं कर पा रहे। चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, कहा गया, प्रधानमंत्री कुछ कर पाए क्या? जरा बोलिए, मुकदमा लिखा पाए? नहीं लिखा पाए। क्यों नहीं लिखा पाए? क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं हमारे पास। अभी प्रशांत कोतवाल जी यहां पे हैं, हमारे मित्र हैं। इतनी भरी सभा में मैं कह दूं प्रशांत कोतवाल जी के बारे में कुछ कह दूं, फला है फला है फला है। इनके पास 2 ऑप्शन है।
या तो चुप रहें या मुझे थप्पड़ मारें। अगर मुझे थप्पड़ मारेंगे तो मैं 100 नंबर फोन करके प्रशांत जी को जेल भिजवा दूंगा। और ये मानहानि केस करेंगे अगर हमारे खिलाफ कि इन्होंने हमको फला बोला, चोर बोला या कुछ बोला, तो इनको कम से कम 50 साल इनको मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाऊंगा। और 50 साल के बाद इनको क्या मिलेगा? नहीं मैं चोर नहीं हूं। तो इनको मिला क्या? मिला क्या इनको? यही कारण है कि इस देश के लोग, अच्छे लोग, मेहनती लोग, ईमानदार लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। यही कारण है कि यहां के लोग, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है। और कोई लागत है क्या? ऐसे कानून बनाने की कोई लागत है क्या? हम 1-1 लाख करोड़ का हाईवे बना लिए, अग्नि मिसाइल बना लिए 5000 किलोमीटर मार करने वाली, अभी 7500 किलोमीटर मार करने वाले भी ट्रायल चल रहा है। 108 सैटेलाइट एक साथ छोड़ दिए। लेकिन हमारी सरकारों ने, याद रखिए सरकारों की बात कर रहा हूं, इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इस सरकार में काफी कुछ काम शुरू हो चुका है। इस सरकार ने तो करीब 1500 अंग्रेजी कानून को भी खत्म किया है। लेकिन हमारी सरकारों ने, पूर्व की सरकारों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा यह है कि चोर उचक्कों के लिए भारत में रहना आसान है, ईमानदार और मेहनती के लिए भारत में रहना बड़ा कठिन हो गया। चोर बदमाश थाने पे जाने से नहीं डरते, ईमानदार व्यक्ति थाने में जाने से डरता है। डरता है कि नहीं डरता है? एक कहावत है, जब कोई फसल बोना हो तो सीधे सीधे बीज नहीं बोया जाता खेत में। मैं गांव से आदमी हूं, जो लोग गांव के होंगे उनको पता है, सीधे सीधे बीज को नहीं बोया जाता। पहले जुताई की जाती है, गुड़ाई की जाती है, निराई की जाती है, खरपतवार होता है उसको भी उखाड़ लिया जाता है, कई बार पेस्टिसाइड भी डाला जाता है, फिर उसके बाद बीज बोया जाता है। ऐसा ही होता है कि नहीं? तब फसल अच्छी होती है। अगर आपने जुताई गुड़ाई निराई नहीं किया और सीधे बीज बो दिया तो याद रखिए आपका बीज खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, अच्छी फसल नहीं पैदा होगी। आज की डेट में इस देश में कानूनों के माध्यम से जुताई गुड़ाई निराई करने की जरूरत है, और कुछ जगह तो पेस्टिसाइड भी डालने की जरूरत है। ऐसे बदमाश लोग सांसद विधायक बन गए हैं जिनको कायदे से तिहाड़ में होना चाहिए था। ऐसे पाखंडी सांसद विधायक बन गए हैं, ऐसे पाखंडी नेता बन गए हैं जो जाति का जहर घोल रहे हैं, भाषा का जहर घोल रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर लोगों को लड़ा रहे हैं और उसी आधार पर पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। सरकार में नहीं आए तो कम से कम सांसद विधायक तो बन ही गए, और वो इसलिए बन गए हैं, उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। हमें अगर अपना जूता सिलवाना होता है तो मोची की जाति नहीं देखते, ये चाहते हैं मोची अच्छा वाला हो जो जूता अच्छी तरीके से सिल दे। हमें घर में किसी बच्चे की तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर की जाति नहीं देखते, डॉक्टर अच्छा वाला चाहिए, बस एक बार दवा दे दे ठीक हो जाए। घर बनवाना है, कोई भी मिस्त्री हो, मिस्त्री अच्छा होना चाहिए, किसी जाति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर में ड्राइवर रखना है, कोई भी हो, गाड़ी अच्छी चलानी आनी चाहिए। घर में काम वाली रखना है झाड़ू पोछे के लिए, किसी कास्ट की हो, अच्छी तरीके झाड़ू पोछा करना चाहिए। लेकिन जब सांसद विधायक चुनना होता है तब हम क्वालिटी नहीं देखते। आप लोग देखते होंगे, लेकिन ये चूंकि मैं बात पूरे भारत से कर रहा हूं इसलिए अपने दिल पे मत लेना। तब हम नहीं देखते ये इस लायक है कि भी नहीं। आज के 2500 साल पहले हमारे पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी। जब दुनिया के लोगों को ठीक से कपड़ा पहनना नहीं आता था तो हमारे पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। जब दुनिया के लोगों को ढंग से
कंघी करना नहीं आता था, बाल कैसे रखते हैं वैसे भी नहीं, जंगली जीवन जीते थे लंबे लंबे बाल वाले। तब हमारे पास तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी थी। और उस समय भारत में राजा का मंत्री बनने के लिए तक्षशिला या नालंदा का ग्रेजुएट होना जरूरी था। उस समय मंत्री बनने के लिए, राजा का मंत्री बनने के लिए तक्षशिला या नालंदा का ग्रेजुएट होना जरूरी था। और आज होमगार्ड भी कम से कम उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8वीं पास। सिपाही बनने के लिए भी 10वीं पास चाहिए, क्लर्क बनने के लिए भी 10वीं 12वीं पास चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में चपरासी बनने के लिए 12वीं पास चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, आप लोगों ने इस विषय को उठाया नहीं। हम आराम से खुश है, 2-3 बेडरूम का फ्लैट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अपना काम हो जाए, बस चलता रहे, खत्म। क्या लिए सरकार कोई बने, मंत्री कोई बने, सांसद कोई बने, में क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है। अपने जिंदगी की समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए, समस्याओं की जड़ में जाके देखिए। 80% समस्याओं का रूट काज है घटिया कानून। या तो कानून है नहीं, या तो कानून घटिया है। इसी की वजह से आपके जिंदगी में टेंशन है। आपकी चेन स्नेचिंग इसलिए होती है क्योंकि यहां सजा मिलने में 50 साल लग जाता है, इसलिए चेन स्नेचिंग होती जा रही है। आपको नकली पेट्रोल इसलिए मिलता है, आपके गाड़ी का इंजन इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि सजा मिलने में यहां सालों साल लग जाते हैं, और पेट्रोल नकली बेचने में कोई बहुत सजा नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले इंदौर हाई कोर्ट में, पता नहीं कितने लोगों ने देखा नहीं देखा, इंदौर हाई कोर्ट के जज साहब कोर्ट से निकले, जाके पेट्रोल भरवा रहे थे। उसने 57 लीटर पेट्रोल भर दिया। ड्राइवर ने जज साहब को पर्ची दिया, हाई कोर्ट के जज को, पिछले हफ्ते की बात है। बोले कितना है? टंकी फुल। बोले 57 लीटर। बोले अरे 50 लीटर की टंकी है। तो 50 लीटर की टंकी में 57 लीटर पेट्रोल भर गया। पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूं, फर्स्ट वीक, इसी सेकंड वीक की बात बता रहा हूं। जज साहब ने डीएम को बुलाया, कलेक्टर को बुलाया, फिर वो पेट्रोल पंप सीज हुआ है। अरे आपके साथ भी यही होता है, आपको पता नहीं है। वो तो लकली उस दिन उसकी मती मारी गई थी, उसने फुल कर दिया 57, उसको क्या पता कि इसकी टंकी कितनी है। और ये भी अच्छा था जज साहब बैठे हुए थे कि उन्होंने पर्ची देख लिया, नहीं तो वो भी सरकारी बिल था, हो सकता वो भी ध्यान नहीं देते। वो 57 लीटर पेमेंट हो जाता, और जो 57 लीटर डीजल भरा जाता वो आप ही की जेब से भरा जाता। याद रखिए, जज साहब की जेब से नहीं। जो 50 लीटर की टंकी में 57 लीटर पेट्रोल भरा गया था, उस पैसे को कौन देता है? जोर से बोलिए जरा। अरे सरकार। कौन है सरकार? अब बोलो ना, मैं देता हूं, मैं देती हूं, आप देते हो। कितने लोग घर में काम वाली रखते ही होंगे? हाथ मत उठाइए। 2-3 हजार रुपए देते हैं ना? तो जो 3,000 रुपए महीने में एक बार देते हैं, रोज 100 रुपए और भी देते रहते हैं, एक्स्ट्रा भी देते हैं। बोले भाई तू झाड़ू पोछा कर दे, 100 रुपए और ले ले। आज झाड़ू पोछा कर दे, 100 रुपए और ले ले। ऐसा करते हैं क्या? नहीं। महीने में एक बार फिक्स दे दिया तनख्वाह उसको, 3,000 रुपए, 4,000, जितना भी देते हैं दे दिया, तो काम कर रही हो। ड्राइवर रखते हैं, जो भी 15-20 हजार रुपए तनख्वाह है एक ही बार देते हैं ना। या रोज जब गाड़ी स्टार्ट करना हो फिर वो पैसा वो मांगता, भाई 500 रुपए दो तब गाड़ी स्टार्ट करूंगा। ऐसा है क्या? लेकिन आप नगर निगम में चले जाओ, अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चले जाओ, उसको भी तनख्वाह देते हो कि नहीं देते हो? वहां जो क्लर्क बैठा हुआ उसको तनख्वाह मिलती 50-60 हजार रुपए, 40 हजार रुपए मिलती है, नहीं मिलती? कौन देता है? और उसके बाद बिना पैसे कोई काम होता है क्या? फिर रूट काज क्या है इसका? घटिया कानून। रूट काज क्या है इसका? घटिया कानून। और कानून बनाने की लागत 0। तो इस अशांति के कारण, आपके जो जीवन में अशांति, इसका रूट काज क्या निकल के आया? घटिया कानून। भारत में पर ईयर 30,000 लोगों का मर्डर होता है, आपस में झगड़े में 30,000 लोग मरते हैं। इस 30,000 और रोड एक्सीडेंट से 1.5 लाख लोग मरते हैं।
मर्डर में कितने, आपसी रंजिश में कितने मरते हैं, उसमें आतंकवादी घटनाएं भी हैं, मतलब सब मिला जुला के 30,000। और रोड एक्सीडेंट में कितने मरते हैं, 6 लाख की टांग टूटती है, 1.5 लाख मरते हैं। इस 1.5 लाख में से जो मरते हैं उसमें 1 लाख सड़क में गड्ढों के कारण मरते हैं। ये 6 लाख लोगों का जो हाथ पैर टूटता है उसमें लगभग 3 लाख लोग सड़क में गड्ढों के कारण हाथ पैर तोड़ते हैं। तो जो आपके परिवार का, रिश्तेदार का, नातेदार का हाथ पैर टूटा या परिवार में किसी की सड़क की दुर्घटना में जान गई, उसके पीछे रूट काज क्या है, सड़क का गड्ढा। सड़क के गड्ढे का रूट काज क्या है, भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार का रूट काज क्या है, बात कहां आ गई, घटिया कानून। मैंने 2017 में एक PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। अब तो और ज्यादा हो चुके होंगे, मैं 2017 की बात बता रहा हूं। मैंने स्टेट वाइज डेटा दिया था, इस राज्य में इतने बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, इस राज्य में इतने बांग्लादेशी हैं, इस राज्य में इतने। टोटल संख्या 2017 में 5 करोड़ थी। जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, मैं बॉर्डर पे गया जहां से वो आते हैं, समझा कि कैसे आते हैं। सामान्यतः मैं PIL करने के पहले एक बार अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लेता हूं, प्रैक्टिकली समझ लेता हूं कि क्या हो क्या रहा है, जिससे कोर्ट को जवाब देने में आसानी रहे। वहां जाके पता चला कि घुसपैठिए घूस दे के आते हैं बॉर्डर पे। अंदर आते हैं, घूस दे के आधार बनवा लेते हैं। 1,000 रुपए देते हैं, आधार बन जाता है। जब एक डॉक्यूमेंट बन गया आधार, फिर 1,000 रुपए देते हैं, राशन कार्ड बन जाता है। जब 2 डॉक्यूमेंट बन गया, फिर 2,000 रुपए देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब 3 डॉक्यूमेंट बन गया, फिर 2 से 3,000 रुपए देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। जब 4 डॉक्यूमेंट बन गया, फिर पहले शिक्षा मित्र होते थे, आजकल बैंक मित्र भी होते हैं जो बैंक में खाता खुलवाते हैं। उनसे संपर्क करते हैं, बैंक में खाता खुलवा लेते हैं। जब बैंक में भी खाता खुल गया, उसके बाद 2,000 रुपए देते हैं, वोटर ID बनवा लेते हैं। और जब सारे डॉक्यूमेंट हो गया, तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं गरीबी वाली, और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं गरीबी वाली, उसका लाभ लेते हैं। तो घुसपैठिए मात्र 10 से 15,000 रुपए में भारतीय बन जाते हैं। मतलब भारत में इंटर भी कर जाते हैं और इंडियन भारतीय भी बन जाते हैं। और उसके बाद आपके टैक्स के जो स्कीम लॉन्च हो रही है, मुफ्त राशन, मुफ्त अनाज, जहां झुग्गी वहीं मकान, सारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। अब ये बताइए, इस भ्रष्टाचार से ज्यादा खतरनाक हमारे लिए कुछ हो सकता है क्या? जो शिवाजी का सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसके लिए घुसपैठिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और घुसपैठ का मूल कारण क्या है? घटिया कानून, भ्रष्टाचार, घटिया कानून। तो शिवाजी का सपना हमें तब वास्तव में हम उनका सपना साकार कर पाएंगे जब सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, यानी घटिया कानूनों को खत्म करेंगे और अच्छा कानून बनाएंगे। और अच्छा कानून बनाने की लागत 0। किसी भी जो बच्चा है, छोटा है, छोटा सा बच्चा हो, 1 दिन का, 1 महीने का, उसको आप मेरे घर में रख दीजिए, हमारे घर का कल्चर सीखेगा। गीता जी के घर में रख लीजिए तो जैन वाला कल्चर सीखेगा। प्रशांत जी के घर में रख दीजिए तो प्रशांत जी कल्चर सीखेगा। बच्चा जन्म से उसके जिसके घर में डाल दीजिए वैसा कल्चर सीखेगा। वो हिंदू या मुसलमान तो नहीं है ना, बच्चा तो बच्चा है, पेट से निकला। उस बच्चे को जिस घर में डाल दीजिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वही बन जाएगा। वो भले ही किसी भी मां के पेट से पैदा हुआ हो। तो बच्चा सीखा कैसे? सीखा ऐसे कि जिस परिवार में रह रहा है वहां पे क्या बातचीत हो रही है,
वहां पे उसको क्या पढ़ने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, क्या सुनने को मिल रहा है, यहीं से हुआ। अल्टीमेटली संस्कार का निर्माण कैसे होता है? कोई व्यक्ति आंखों से क्या देखता है, कान से क्या सुनता है, मुंह से क्या भोजन करता है, यही से तो है। जिसको हमारे यहां पहले कहते थे सेंसस, इंद्रिय नियंत्रण, तो पहले सिखाया जाता था कि इंद्रियों पे नियंत्रण करो, बुरा मत देखो, बुरा मत खाओ, बुरा मत सुनो, ऐसी बातें होती थी। अनफॉर्चुनेटली आजकल तो सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं मान लीजिए ये पूरा एक परिवार है, सामने हमारे बैठे वाले सब लोग परिवार है, आप परिवार ने यह तय किया कि मंच पे हम टोटल 5 लोग हैं, भाई प्रशांत जी का काम है अकाउंट देखना, वो केवल अकाउंट देखेंगे, सब लोग कमाओ धमाओ, सब लोग काम धाम करो, ये अकाउंट देखते रहेंगे। हमारे छोटे भाई का काम है ये सबकी सुरक्षा देखना, यंग है सबसे, ये सबकी सुरक्षा देखेंगे। बहन जी का काम है पूरा देखना गृह मंत्रालय, देखेंगे कैसे गृह विभाग कैसे पूरा चल रहा है, कैसे काम धाम चल रहा है। भाई साहब जो है ये जज लग रहे हैं, ये तो जज वाला काम करेंगे। अब ये बताओ, आप सबने तो हमें पांच रोल दे दिया, आप लोग कमा रहे हो, सब काम धाम कर रहे हो, इसी बात के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो। अब ये वित्त मंत्रालय का जिसके पास प्रभार है वो उस पैसे को मिसयूज करे तो कुलद्रोही हुए कि नहीं? जोर से बोलिए। परिवार द्रोही हुए कि नहीं? और मान लो ये गांव है तो गांव के समाजद्रोही हुए कि नहीं? और यहीं बैठे हुए अगर लोग पूरे देश के हैं तो देशद्रोही हुए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ये देशद्रोही कहते कहते शांत कैसे हो गए? जोर से बोलो। अब भाई साहब का काम था, इनको आपस में कोई डिस्प्यूट हुआ उसको फटाफट फैसला करना है, ये इनका काम है। अब मान लो देवरानी जेठानी में कोई झगड़ा हो गया, पति पत्नी में कोई झगड़ा हो गया, दो भाइयों में कोई झगड़ा हो गया, ये उस झगड़े को समाधान करने में 50 साल लगा दें तो ये काम ठीक कर रहे हैं क्या? जोर से बोलिए। तो कुलद्रोही हुए कि नहीं? परिवार द्रोही हुए कि नहीं? गांव समाजद्रोही हुए कि नहीं? और देशद्रोही? देखो, शब्दों में मत जाओ, भावनाओं को समझो। बहुत कुछ बातें हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं चूंकि ये महाराष्ट्र के राजधानी में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, तो सब लोग मेरी भावना समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पीछे समझ रहे नहीं भैया? केवल उतना ही तो नहीं समझ रहे जितना मैं बोल रहा हूं। जो मैं नहीं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे काम दे दिया कि भाई परिवार में अनुशासन कैसे चलेगा वो आप तय करो। नहीं, ये बहन जी को काम दिया। अब बहन जी को आप सबने बोला कि भाई परिवार में कैसे अनुशासन रहेगा, बच्चे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्या करनी वो देखना है। अब बहन जी एक काम करें, एक बच्चे को एक स्कूल में भेजें जहां कुछ और पढ़ाया जाए, दूसरे बच्चों के लिए कल अलग स्कूल खोल दें कुछ और पढ़ाया जाए, तीसरे बच्चों के लिए अलग स्कूल पढ़ाया जाए, और एक स्कूल तो ऐसा खोल दें जहां वो सबके खिलाफ नफरत सिखाई जाए। तो क्या बहन जी अपना काम अच्छा करेंगी? नहीं कर रही। इस देश में जब हम कहते हैं कि समता हो, समानता हो, समरसता हो, आपस में भाईचारा हो, ये भाईचारा आएगा कैसे? सबसे पहले इस देश में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर इंजीनियर बाद में बन लेगा, पहले तीसरी क्लास से अंग्रेजी समझना जरूरी नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, पेड़ के नीचे पढ़ के आया था, और ए फॉर एप्पल मैंने जाके 6वीं में पढ़ा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल हमने 6वीं में पढ़ा है।
फिर भी प्रैक्टिस कर रहा हूं ना। तो कम से कम ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करो जहां बच्चा भाईचारा सीखे, जहां बच्चा पर्यावरण संरक्षण सीखे, जहां बच्चा मेहनत सीखे, ईमानदारी सीखे। ऐसा प्राइमरी का सिलेबस डिजाइन करो कि इंजीनियर डॉक्टर उसके सपने में नहीं, सबसे पहले वो पुत्र धर्म समझे, बेटी अपने बहन होने का धर्म समझे। मतलब पहले उसको यह बताओ कि वास्तव में वो कैसे एक अच्छा इंसान बनेगा। आप प्राइमरी में 10वीं तक इस पूरे देश में आप कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करिए, समान शिक्षा लागू करिए। उसको इंजीनियरिंग और मेडिकल मत पढ़ाइए, सबसे पहले उसको वेद पुराण पढ़ाइए, गीता रामायण पढ़ाइए, समता समानता पढ़ाइए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पढ़ाइए, हेल्थ पढ़ाइए, हाइजीन पढ़ाइए, रिस्पेक्ट पढ़ाइए, ब्रदरहुड पढ़ाइए, पापा के साथ कैसे बिहेव करना, मम्मी के साथ कैसे बिहेव करना, भाई के साथ कैसे बिहेव करना, बहन के साथ कैसे बिहेव करना, सड़क पे जाना तो कैसे चलना, लेफ्ट चलना कि राइट चलना, एयर पोल्यूशन कैसे रोकना, वाटर पोल्यूशन कैसे रोकना, नॉइज पोल्यूशन कैसे रोकना, ये सिखाइए। वो हम सिखा रहे हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। तो इसी काम के लिए हमको आप सब ने मिलके हमको चुना कि भाई आप ऐसी व्यवस्था बनाओ जहां परिवार एकजुट होकर रहे, परिवार स्वस्थ रहे, सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, कोई लड़े भी नहीं आपस में, सब मिलजुल के रहे, फ्रेटर्निटी हो, यूनिटी हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो। इसलिए ऐसी व्यवस्था लागू करो। वो करने के लिए सबसे अच्छा है एजुकेशन सिस्टम। आज की डेट में हमारा सीबीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। पढ़ने जो हम नहीं कह रहे हैं उसको आप भावनाओं को समझिए। शब्दों पे नहीं, भावनाओं को। जब संविधान कहता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, संविधान का प्रियम्बल में 4-5 बातें लिखी हुई हैं। संविधान कह रहा है सबको समान अवसर मिले, संविधान कहता है यूनिटी होनी चाहिए, संविधान कहता है नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, एकता हो, भाईचारा हो, आपसी समता हो, समानता हो, समरसता हो, ये संविधान कहता है। और संविधान लागू करने की मेरी जिम्मेदारी है। संविधान का मतलब परिवार का नियम कानून। तो हमने परिवार ने तय कर लिया, हमें कुल मिला के हमें एक ऐसा गोल हमने सेट कर लिया, समता समानता समरसता एकता अखंडता, ये गोल अचीव कर लिया। उस गोल को कैसे प्राप्त करना है उसकी ड्यूटी मेरे ऊपर डाल दिया। तो चूंकि परिवार का एक सदस्य होने के नाते आप लोगों ने मुझे ड्यूटी दिया कि घर के सभी भाई आपस में एक होकर रहें, कोई लड़े ना, कोई नफरत ना सीखे, किसमें ऊंच नीच की भावना ना आने पाए, सब मिलजुल के रहें। ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करना किसकी ड्यूटी है? जरा जोर से बोलिए। और अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं कुलद्रोही हूं कि नहीं, समाजद्रोही हूं कि नहीं, देशद्रोही? तो जिन लोगों को आप लोग वेतन भत्ता गाड़ी बंगला इसी काम के लिए देते हैं, पेंशन भी देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी देते हैं, उनकी सबसे पहली ड्यूटी थी ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करें जहां मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक हो। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो तनाव है वो स्कूल को लेके है। हर व्यक्ति चाहता है, जिसकी 5,500 रुपए देने की औकात है वो 1,000 रुपए फीस देके पढ़ा रहा है, जिसकी 1,000 रुपए पर मंथ देने की औकात है वो 2,000 रुपए देके पढ़ा रहा है, जिसकी 2,000 की औकात है वो 3,000 की दे रहा है, 10,000 दे रहा है, 15,000 दे रहा है। और सब दे दिया, उसके बाद 12वीं पास करने के बाद भी कोई IIT नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, कोई मेडिकल में नहीं जा पा रहा है, फिर वो कोचिंग को भी दे रहा है। कितना भी अच्छा बच्चा हो, बिना कोचिंग की आज की डेट में किसी का इंजीनियरिंग मेडिकल में हो रहा है क्या? बोलिए। क्यों? क्योंकि जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता। और ये क्यों? क्योंकि कोचिंग माफिया नहीं चाहते इस देश में समान शिक्षा लागू। पेपर सेट करवाने वाले कोचिंग माफिया हैं, स्कूल चलाने वाले शिक्षा माफिया हैं।
पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा है और आप लोगों को पता ही नहीं है। आपको पता है, मैं चूंकि पूरे भारत से बात कर रहा हूं, आपको पता ही नहीं है इस देश में, पूरे देश में फिजिक्स का एक सिलेबस हो सकता है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। केमिस्ट्री का हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, हिंदी का हो सकता है। तो मान लीजिए 10 किताब चलानी है तो 10 किताब में से 7 किताब कॉमन हो सकती है अक्रॉस द कंट्री, 3 किताब अलग हो जाएगी। बेटी के महाराष्ट्र का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है, महाराष्ट्र की लोकल ज्योग्राफी अलग है, महाराष्ट्र का 3 किताब आप महाराष्ट्र को दे दीजिए। लेकिन अलग अलग क्यों? वास्तव में देश की एकता अखंडता तब मजबूत होगी जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी, जब सिपाही और डीआईजी के बच्चे की एक किताब होगी, जब मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी, जब हिंदू और मुसलमान के एक बच्चे की एक किताब होगी, तब जाके देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है? कड़वी बात बताऊं, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस देश के एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन माफिया चला रहे हैं। कोचिंग माफिया नहीं चाहते इस देश में वन नेशन वन सिलेबस हो, क्योंकि अगर वन नेशन वन सिलेबस हो गया और जो 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं में पढ़ाया जाता है वही अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप अपने बच्चे को कोचिंग क्यों भेजोगे? फिर तो पढ़ लेगा, एग्जाम दे देगा। कोचिंग का 5 लाख करोड़ का धंधा खत्म, साल का 5 लाख करोड़ का धंधा है कोचिंग का। स्कूल माफिया नहीं चाहते सीबीएसई आईसीएसई सब मर्ज हो जाए, महाराष्ट्र बोर्ड ये सब बोर्ड करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो जाए, क्योंकि उनको अपनी अपनी मोनोपोली चलानी है। सीबीएसई वाला अपनी मोनोपोली चला रहा है, आईसीएसई वाला उसकी तो पूछो नहीं, वो तो अनकंट्रोल्ड है, वो तो भगवान जाने क्या पढ़ा रहा है, वो तो कुछ भी पढ़ा रहा है। महाभारत को मिथ बता रहा है, रामायण को मिथ बता रहा है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। वो तो माइनॉरिटी के नाम पे कुछ भी पढ़ा रहे हैं लोग। मैं माइनॉरिटी हूं, मैं कुछ भी पढ़ाऊं, मेरे स्कूल में ऑडिट मत करना। मैं माइनॉरिटी हूं, मेरे स्कूल में कुछ भी पढ़ाऊं, मैं अपनी किताब नहीं दिखाऊंगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। इसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी। अब चूंकि आप लोग आवाज उठा नहीं रहे, नियम कानून केवल 2 चीजों के लिए बनते हैं, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। नियम कानून किसके लिए बनते हैं? या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। अब अगर वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो गया तो जो स्कूलों की महंगी महंगी फीस है आप क्यों दोगे? अगर पूरे देश का सिलेबस एक हो गया, जैसे केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक पूरे देश में एक होता है कि नहीं है ना, भारत में नवोदय का सिलेबस पूरे देश में एक है। अगर वैसा ही सब हो जाए, इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं सबके बच्चों की किताब एक हो जाए, तो आप 2000 रुपए वाले में पढ़ाओगे, 10,000 रुपए वाले में पढ़ाओगे? सीधी सी बात है। तो वो नहीं चाहते स्कूल माफिया, कोचिंग माफिया। अगर नवोदय स्कूल की तरीके से, केंद्रीय विद्यालय की तरीके से पूरे देश का एक सिलेबस हो गया, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, सिलेबस तो एक हो ही सकता है ना, कि नहीं हो सकता? तो जब सिलेबस एक हो जाएगा तो उससे स्कूल माफियाओं का जो खेल चल रहा है वो बंद हो जाएगा। अगर पूरे देश में सिलेबस एक हो गया, किताब एक हो गई, तो जो किताब माफिया उनकी दुकान बंद हो जाएगी। जो 50 रुपए की किताब आपको 1000 रुपए में बेचते हैं, ये 3 माफिया हैं, किताब माफिया, स्कूल माफिया और कोचिंग माफिया, जो इस देश को बर्बाद करवा रहे हैं। और बर्बाद करने वाले उसमें भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें नेताओं का हाथ नहीं, नेताओं का भी है। लेकिन याद रखिए, एक बच्चा पढ़ रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, नारी तू नारायणी, और दूसरा बच्चा सीख रहा है कि मैं पाक तू नापाक। कभी दोनों में एकता हो सकती है क्या? तो केवल भाषणबाजी करने से देश में एकता नहीं आ सकती, बतौलेबाजी करने से देश में एकता नहीं आएगी, लंबे लंबे संवाद करने से एकता नहीं आएगी। एकता अखंडता तब आएगी जब इस देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम होगा। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, अमीर, गरीब
यूपी, बिहार, सबके लिए एक किताब हो जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? जरा जोर से बोलिए। तो इसको कराने के लिए दो ही तरीका, मैंने आपको बताया ना, योजनाएं दो काम के लिए बनती हैं, या तो वोट के लिए बनती हैं, या तो अब ये वाला जो मैं बता रहा हूं, इससे नोट तो बंद हो जाएगी। जब कोचिंग बंद हो जाएगी तो कोचिंग माफिया पैसा देंगे नहीं। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो जाएगा तो जो बड़े बड़े खुले हुए हैं आईसीएसई बोर्ड, फला बोर्ड, फड़ा बोर्ड, जो 20-20 हजार रुपए वसूल रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसमें और नोट कहीं दिख नहीं रही है, वोट कहीं दिख नहीं रही है ना, इसमें इस योजना को लागू करने में ना वोट दिख रहा है ना नोट दिख रहा है। तो भैया मैं आप लोगों से कह रहा हूं, सोशल मीडिया का उपयोग करिए, सोशल मीडिया पे लिखना शुरू करिए कि जब संविधान कहता है इस देश में सबको समान अवसर होना चाहिए, संविधान कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक है, इंजीनियरिंग का एक ही पेपर तो एक ही आता है ना, मेडिकल का एक ही पेपर आ रहा है, एनडीए का एक ही पेपर आ रहा है, क्लेट का एक ही पेपर आ रहा है, आईएएस की एक ही परीक्षा हो रही है। जब सबकी परीक्षाएं एक है और सिलेबस अलग अलग है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? अल्टीमेटली जब कोचिंग में आप जाते हो तो वहां सिलेबस सबका कॉमन होता है कि नहीं? आप किसी भी बोर्ड से पढ़ के आओ, यूपी बोर्ड से पढ़ के आओ, बिहार बोर्ड से पढ़ के आओ, बंगाल बोर्ड से पढ़ के आओ, आपका बच्चा जब कोटा में जाएगा, कोचिंग करेगा, तो उसको ऐसा नहीं कि बिहार वाले को अलग पढ़ाएंगे, बंगाल वाले अलग, सबका सिलेबस एक होगा। ऐसी व्यवस्था कि जो पूछा जाए वही पढ़ाया जाए, जो पढ़ाया जाए वही पूछा जाए, ये तब आएगी जब आप सब लोग आवाज उठाएंगे। और मैंने कहा महाभारत से सीखिए, 11वीं शताब्दी से सीखिए, शिवाजी महाराज ने जो कल्पना किया था एक भारत श्रेष्ठ भारत की, अगर उसकी स्थापना करना है तो सबसे पहले इस पे लिखना शुरू करिए। समस्याओं का समाधान दो जगह से है, संसद और सुप्रीम कोर्ट। कहां से होगा समाधान? लेकिन संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का दो तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। सड़क पे उतरना बड़ा मुश्किल होता है, सड़क पे लोग बार बार नहीं उतर सकते, तो सोशल मीडिया का उपयोग करिए, सही बातों को लिखना शुरू करिए, समस्या के साथ मूल कारण और अस्थायी समाधान लिखिए। मूल कारण का मतलब कहीं गड्ढा दिखाई पड़े, सबके पास स्मार्टफोन है, उस गड्ढे की फोटो खींचिए, फेसबुक पे लिखिए गड्ढे का मूल कारण है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून। रोड एक्सीडेंट हो जाए, लिखिए गड्ढे के कारण रोड एक्सीडेंट हुआ, गड्ढे का मूल कारण है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कारण है घटिया कानून, तो घटिया कानून कारण एक आदमी मर गया। इस देश में अगर नियम कानून अच्छे हो जाएं तो लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी। आज कोई किसी को कुछ भी बोल देता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी क्राइम कर देता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्राइम आज करता है, सजा उसको 50 साल के बाद मिलती, तब तो लोग भूल जाते हैं। आखिर जो समस्या भारत में है अगर वो सिंगापुर में नहीं है तो इसका मतलब समस्या लाइलाज तो नहीं है ना? क्यों? अगर जो समस्या भारत में वो कोरिया में नहीं है, जापान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, इसका मतलब समस्या लाइलाज तो नहीं है। और हम तो उस महान धरती पे हैं, धरती के निवासी हैं जहां ऐसे ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया। भगवान राम की धरती भारत, भगवान कृष्ण की धरती भारत, महावीर की धरती भारत, गौतम बुद्ध की धरती भारत, शिवाजी की धरती भारत, ऐसे महान लोगों ने जहां जन्म लिया, अगर वहां भी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं तो क्यों? क्या कोरिया के शासक हमारे शासकों से ज्यादा अच्छे हैं? जरा जोर से बोलिए। दुनिया का सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कौन है? सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है कि नहीं? हमें गर्व है कि नहीं? लेकिन मैंने आपको बताया, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो जो बीमारी ठीक होती है वो डॉक्टर से ठीक होती है कि दवा से? जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर से नहीं ठीक होती,
अल्टीमेटली जो आपके अंदर जाता है वो डॉक्टर नहीं जाता, वो क्या जाती है? हमारा डॉक्टर अच्छा है, दवा घटिया है, ये प्रॉब्लम है। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक उसकी कन्नी वसूली, यूपी के लोग कन्नी वसूली समझते होंगे, पता नहीं यहां के लोग समझते ही नहीं, जब तक वो ठीक नहीं होगी अच्छी दीवार नहीं बनेगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक अच्छा घर नहीं बनेगा। ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी, न सोना तस्करी कम होगी, न नक्सलवाद कम होगा, न माओवाद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न जिहाद कम होगा, न धर्मांतरण कम होगा, कुछ भी कम नहीं होगा। आखिर भारत में धर्मांतरण क्यों हो रहा है, कोरिया में क्यों नहीं हो रहा है? भारत के धर्म गुरुओं को इतनी हिम्मत है कि जाके अमेरिका में किसी को कन्वर्ट करा दे? जोर से बोलिए जरा। वीजा नहीं मिलेगा, जाना छोड़ दीजिए, वहां पहुंचना छोड़ दीजिए, वीजा ही नहीं मिलता। हमने ऐसा कौन सा वीजा सिस्टम बनाया हुआ है कि पूरी दुनिया की मिशनरी भारत में चले आ रहे हैं और उतरते हैं दिल्ली पहुंच जाते हैं झबुआ। मैंने शुरुआत में कहा था अगले 1 घंटे का संवाद हमें महाभारत से सीख के करना होगा। ऐसा हमारा कौन सा वीजा सिस्टम है कि जो मांगता उसी को वीजा मिल जाता? अभी हम लोगों को वीजा लेना हो अमेरिका को, शायद इसमें से आधे लोगों को वीजा मिलेगा ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा हमारा कौन सा सिस्टम है? खाड़ी देशों वाले भी चले आ रहे हैं, यूरोप वाले भी चले आ रहे हैं, अमेरिका वाले भी चले आ रहे हैं, सब चले आ रहे हैं और पूरे देश के आदिवासी एरिया में घूम जा रहे, घुस जा रहे, जाके धर्मांतरण करा रहे। ये धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरे को तब मैंने और जब समझा, मैंने एक पीआईएल फाइल किया धर्मांतरण के खिलाफ केंद्रीय कानून बनाने की। जो लोग सोशल मीडिया में हैं, हमसे जुड़े होंगे, शायद देखा पता भी होगा। मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि भाई धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है, पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है, इसलिए ये राज्यों वाला कानून काम नहीं करेगा। क्योंकि हो क्या रहा है, योगी जी ने कानून बना दिया धर्मांतरण का, वो यूपी में लागू हो गया, खट्टर जी ने बना दिया, हरियाणा में लागू हो गया, लेकिन दिल्ली में कानून नहीं है। तो बॉर्डर मिला हुआ है, सड़क के उस तरफ यूपी, सड़क के इस तरफ दिल्ली, तो जो पहले उस तरफ कन्वर्ट करते थे इधर आ जाते हो, वो दिल्ली में जाकर कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब अगर गए होंगे आप, जो गुरुग्राम है वो हरियाणा में पड़ता है और जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो दिल्ली में है, तो आप गुरुग्राम में कन्वर्जन नहीं करा सकते, एयरपोर्ट पे आके महिपालपुर में कन्वर्ट करा सकते। नोएडा में आप कन्वर्ट नहीं करा सकते, कानून में आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। नोएडा रोड क्रॉस करके मयूर विहार चले जाओ, कन्वर्ट करा सकते हो। मैंने पीएल फाइल किया कि चूंकि कन्वर्जन राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून होना चाहिए। समस्या राष्ट्रीय है, इसलिए समाधान भी इसका संसद में निकलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा नोटिस भी इशू कर दिया, मैटर चल भी रहा था, बढ़िया चल रहा था। 8 याचिकाएं फाइल हुई मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए, 8। बाद में 2 और फाइल हुई, अभी 10 याचिकाएं आई हैं सुप्रीम कोर्ट में मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए। 10 याचिकाओं में देश के सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर एडवोकेट्स, हमारे यहां वकील मित्र बैठे हैं, वो इशारे में समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे वकील अपीयर हो रहे हैं जो कोई भूतपूर्व कानून मंत्री है, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री है, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री है, और वो कह रहे हैं कि इनकी याचिका खारिज कर दीजिए। मैंने कहा कन्वर्जन नहीं हो रहा है क्या? अरे कन्वर्जन के कारण तो सिख पंथ बना, इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई चाहिए? कन्वर्जन भारत में हुआ कि नहीं हुआ? सिख पंथ की स्थापना हुई थी कन्वर्जन रोकने के लिए। कन्वर्जन के कारण तो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने इतना युद्ध लड़ा, कन्वर्जन से रोकने के लिए तो लड़े थे। इस देश में कन्वर्जन एक कड़वी सच्चाई है, पहले भी हो रही थी, आज भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। लेकिन 10 वकील खड़े होकर दलील दे रहे हैं कि नहीं, इनकी याचिका खारिज कर दो, मेंटेनेबल नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है।
और उन 10 वकीलों की फीस अगर जोड़ लीजिए तो एक डेट में उनकी फीस 1.5 करोड़ रुपए होती है। वो 10 वकील खड़े होते हैं, उसमें से कुछ 10 लाख रुपए लेते हैं एक बार खड़े होने का, कुछ तो 25 लाख भी लेते हैं। तो ये 10 वकील, अब आप सोचो कितना पैसा आ रहा है भारत में कन्वर्ट कराने के लिए कि वो एक डेट पे 1.5 करोड़ रुपए वकीलों पे खर्च कर रहे हैं कि कैसे करके अश्विनी उपाध्याय पीएल खारिज करा दो। इतना बड़ा रैकेट है। मैं कह रहा हूं जागो भैया जागो। अगर आपको आसपास खतरा नजर नहीं आ रहा है तो थोड़ा दूर देखो। अगर पास पड़ोस में दिख रहा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं दिख रहा थोड़ा दूर देखो, जिले के बाहर देखो, राज्य के बाहर जाके देखो, खतरा है। खतरा हर जगह है। मैं बेचैन इसलिए हूं, वो कहते नहीं सांप तुम्हारे बेड के नीचे भी है, सांप मेरे बेड के नीचे भी है। तुम आराम से सो रहे हो क्योंकि तुमने बेड के नीचे झांका नहीं। मैं बेचैन हूं क्योंकि मैंने बेड के नीचे झांक के देख लिया तो सांप बैठा हुआ है। इतना ही अंतर है। इस देश में गरीबी की खूब बात होती है, बेरोजगारी की खूब बात होती है, कुपोषण की खूब बात होती है। हमारे पास दुनिया की केवल 2% जमीन है। कितनी? भाई बोर तो नहीं हो रहे हो ना? आवाज कैसे कम हो गई? पानी वानी नहीं है क्या पीछे? हमारे पास दुनिया की केवल 2% जमीन है। दुनिया का केवल 4% पानी है पीने वाला, और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। 2% जमीन पे दुनिया के 20% लोग रहते हैं। 4% पानी को दुनिया के 20% लोग पी रहे हैं। आने वाले टाइम में पानी की क्राइसिस आएगी कि नहीं आएगी? और आ गई होगी। आपके मुंबई में भी आ गई होगी। साफ पीने लायक पानी की क्राइसिस आ गई कि नहीं? अगर आप समस्याओं की जड़ में जाके देखो, मैं कुछ समस्या बोलता हूं, उसके पीछे आप जनसंख्या विस्फोट अगर आपको लगे तो आप बोलिए। एयर पोल्यूशन का रूट काज, जोर से बोलिए जरा। वाटर पोल्यूशन का रूट काज, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण, अपराध, झपटमारी। अरे जब 50% समस्याओं का रूट काज जनसंख्या विस्फोट है, संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, तो हमारी पिछली सरकारों ने इस पे काम क्यों नहीं किया? हम 1947 में आजाद हुए, आज तक हम सोच रहे हैं। अब तो हालांकि प्रोसेस शुरू हुआ है, पार्लियामेंट में बिल वगैरह भी पेश हुआ है, चर्चा भी चल रही है। आशा करता हूं 2023 में शायद बन भी जाएगा। ऐसा मुझे आशा है कि शायद इस साल जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। आशा इसलिए करता हूं कि मैं सरकारी प्रवक्ता नहीं हूं ना, मैं तो बस महक थोड़ी महक बता रहा हूं, महक के आधार पे बता रहा हूं कि हाँ किचन में क्या पक रहा है बाहर से बैठ के। जब मैंने पीआईएल फाइल किया जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, तो उसका भी विरोध करने आ गए लोग सुप्रीम कोर्ट में। उसका भी विरोध करने आ गए कि मतलब गरीबी की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, कुपोषण की बात करेंगे, प्रदूषण की बात करेंगे, सड़क में भीड़ की बात करेंगे, रेल में भीड़ की बात करेंगे, जाम की बात करेंगे, सब बात करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे भाई सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। और जब जनसंख्या विस्फोट राष्ट्रीय समस्या है, तो सारे पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ होकर कहना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये भाजपा की ठेकेदारी क्यों? राष्ट्रहित का काम तो सबको करना चाहिए ना। संसद में केवल बीजेपी के ही सांसद जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों करते हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं करते हैं, उनको पता ये सब जातियों में बटे हुए लोग हैं। उनको पता ये जाति के आधार पर बटे हुए, भाषा के आधार पर बटे हुए, 5 किलो चावल पे बिकने वाले लोग हैं, 5 किलो आटे में बिकने वाले लोग हैं। इनको बस वास्तव में गरीबी न खत्म करने का मूल कारण यही है, क्योंकि गरीबी जितना ज्यादा होती है राजनीति उतनी आसान होती है। ध्यान से समझिए, जितना ज्यादा गरीबी होगी नेताओं का जीवन उतना आसान चलेगा। बहन जी भी है लेकिन वो ईमानदार नेता, इसलिए उनके सामने कह रहा हूं।
वो ईमानदार है, इसलिए उनको थोड़ी कड़वी बात, फिर भी उनको लग रहा होगा बात तो सही कह रहे हैं, अंदर से ही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब गरीबी खत्म हो जाएगी तो आप वोट देने से पहले पूछोगे अच्छा आपने ये किया कि नहीं, ये किया कि नहीं। जिस दिन गरीबी खत्म हो जाए, शिक्षा खत्म हो जाए, उससे वोट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके पास आएंगे तो आप पूछो अच्छा भाई 5 साल में क्या किया आपने, या आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फला नहीं किया, फला नहीं किया। गरीबी रहेगी तो हम जैसे ही कहेंगे आपको 5 किलो चावल मिलेगा, आप खुश। और ऑफर बहुत बढ़िया कि अगर घर में 2 बच्चे हैं तो 10 किलो मिलेगा, 4 बच्चे हैं तो 20 किलो मिलेगा, और 10 बच्चे हैं तो 50 किलो मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, तुम जनसंख्या बढ़ाओ, हम तुम्हें चावल देंगे। अगर जहां झुग्गी वहां मकान की स्कीम आ रही है तो आप यही तो कह रहे हैं, झुग्गी बनाओ, मकान हम बनाते रहेंगे। और कई बार, अभी कुछ दिन पहले हल्द्वानी शहर में रेलवे की जमीन कब्जा हो गई। कब्जा करने वालों का न 1951 के वोटर लिस्ट में नाम था, न 1961 के वोटर लिस्ट में काम, 1971 क्या 1981 तक के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं। ऑल ऑफ सडन पूरी हल्द्वानी वहां कैप्चर हो गई। 50-60 लोग आ गए वहां पे, कुछ लोग कहते हैं 60 लाख, कुछ कहते हैं 70 लाख, जो भी है, इतने लोग आ गए। 10 साल मुकदमा चलने के बाद हाई कोर्ट ने बोला हाँ जी खारिज कराओ, खाली करो इनको, खाली कराओ। और बना रहे हमारा सुप्रीम कोर्ट कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो बोला नहीं नहीं आप मानवीय तरीके से इनको हैंडल करो, इनको भाई देखो इनको क्या करना है। अब आप ये बताओ, ये सुप्रीम कोर्ट इलीगल इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दे रहा है या कंट्रोल करवा रहा है? जोर से बोलिए जरा। 10 साल मुकदमा चल चुका है, सारे एविडेंस हो चुके हैं, गवाहों के बयान हो चुके हैं, सब कुछ हो रहा है। बाकी देशों में हर मैटर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, हमारे यहां तो किराएदारी से लेके इलीगल इंक्रोचमेंट सब कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। अरे सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है। आप संविधान का इंटरप्रिटेशन करिए, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करिए, जो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हैं उनको डिसाइड करिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो 20% प्रावधानों पे चर्चा नहीं हुई उसको सोचिए। आप सरकार को कहिए कि तुम्हारा एंटी करप्शन कानून बहुत खराब है, अमेरिका वाला अच्छा है, उसको ले आओ। आप वो नहीं कर रहे हो। आप अच्छा इलीगल, अच्छा कोई बात नहीं, रेंट वाला इशू आया, ठीक है हम इसको भी देखेंगे, इलीगल इंक्रोचमेंट हम इसको भी देखेंगे। तो फिर महत्वपूर्ण इशू आप कब देखोगे भाई? आखिर अल्टीमेटली इस देश में सांसद हो या विधायक, जज हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सबको हम क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का हिंदी क्या हुआ? लोक सेवक, जनसेवक, यही तो हुआ। तो इसका मतलब आप लोगों ने तय किया कि ये 5 लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप सब लोगों ने, आप लोग पब्लिक हो, हम 5 पब्लिक सर्वेंट हैं। आपने बोला भाई देखो हम, आप लोग चिंता मत करो, आपको हम वेतन भी देंगे, आपको हम एक गाड़ी भी दे रहे हैं, आपके लिए हम डीजल भी भरवा देंगे, आपको हम मकान भी दे रहे हैं, आप 5 लोग इस पूरे परिवार की अच्छी तरीके व्यवस्था करो। तो एज ए कानून निर्माता मेरा यह काम था कि मैं ऐसे ऐसे कानून बनाऊं कि आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाए। एज ए शिक्षा मंत्री मेरा यह काम था, मैं ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाऊं कि सबके बच्चे एक किताब पढ़ें, सब मिलजुल के रहें, सब समानता की बात करें, सब समता की बात करें, आपस में नफरत न हो। यह शिक्षा मंत्री का मेरा काम था। अगर मैं कानून मंत्री हूं तो मेरा क्या रोल है? मेरा रोल यह है कि कुछ भी नियम कानून बनाने से पहले ये तो देखूं अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है। सुनो बेटा, अरे सामने से आओ, मत जाओ, किनारे जाओ। सामने से जिसको बोतल देना दे दो, बीच मत आओ। अब आपने हमें बना दिया, बोले भाई आप कानून निर्माता हो, तो मेरा काम क्या है? अच्छा कानून बनाना कि घटिया कानून बनाना? जब जोर से बोलिए। इस देश के सांसदों को अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं कि नहीं?
अपना घर बनाना हो तो कम से कम 10 लोगों का घर देख के आते हैं कैसा घर बना हुआ है। लेकिन जब कानून बनाना होता है पूरे देश के लिए, तब नहीं देखते कि अमेरिका में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, कोरिया में क्या चल रहा है, जापान में चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है। अरे भैया, जैसे डॉक्टर का काम है अच्छी तरीके दवा देना, ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, मिस्त्री का काम है अच्छी तरीके दीवार की चिनाई करना, वैसे लॉ मेकर का काम क्या है? अच्छी तरीके कानून बनाना। ऐसे कानून बनाना घूसखोरी भी कम हो, जमाखोरी भी कम हो, मिलावटखोरी कम हो, कालाबाजारी कम हो, एयर पोल्यूशन कम हो, वाटर पोल्यूशन कम हो, नॉइज पोल्यूशन कम हो, करप्शन कम हो, क्राइम कम हो। आखिर लेकिन हमारे लोगों ने उल्टा किया, ठीक इसका उल्टा किया। भारत के संसद में 1991 में एक कानून बनाया गया, उसका नाम है पूजा स्थल कानून। नाम क्या है? अब इस नाम से ऐसे लगता है कि पूजा स्थल के रखरखाव के लिए बनाया गया है, मंदिरों के हित के लिए बनाया गया है, मंदिरों के कल्याण के लिए बनाया गया है, मंदिरों के कुछ अच्छे के लिए बनाया गया। नाम अच्छा ना, पूजा स्थल कानून। वो कानून ये कहता है कि अयोध्या के अलावा और कोई भी मंदिर का विवाद कोर्ट में चलेगा ही नहीं। मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और चैलेंज करके हमने उसमें जो कहा सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार का काम है अच्छा कानून बनाना, सरकार का काम गजनी गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करना नहीं है। अगर आजादी के बाद भी हम उन आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए मंदिरों को मुक्त नहीं करा पाएंगे तो हमारे लिए किस बात की आजादी? फिर तो हम गुलाम के गुलाम हैं। अगर हम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट हम तलवार के दम पे वापस नहीं ले रहे, हम लाठी डंडे के दम पे वापस नहीं ले रहे, हम काशी को, मथुरा को, भद्रकाली को, भोजशाला, अटाला को, ऐसे बहुत सारे हैं स्थान जिनका बाकायदा वेद पुराण में वर्णन है, जहां इतिहासकार कहते हैं मंदिर तोड़ा गया। जिसने तोड़ा उसने खुद ही लिखवाया कि हाँ मैंने तोड़ा। हमारे वेद पुराण गीता रामायण कहते हैं यहां ये मंदिर था। अगर आजादी के बाद भी हम उनको मुक्त नहीं करा नहीं सकते तो हमारे लिए किस बात की आजादी? और एक बात याद रखिए, भारत में जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं, याद रखिए हजारों की संख्या में पहले बलिदान हुआ है, तब वो मंदिर टूटा है। ऐसा नहीं था कोई आक्रांता आया और तोड़ के चला गया, किसी ने विरोध नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने विरोध किया है, हमारे पूर्वजों ने धर्मांतरण का विरोध किया है, हमारे पूर्वजों ने मंदिर की रक्षा में अपना बलिदान दिया है। और अगर आजादी के बाद हमारी चुनी हुई सरकारें अगर उन मंदिरों को वापस नहीं दिला सकती हैं तो किस बात की आजादी? आजादी हुई क्या? भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, याद है महाभारत में मांगा था। इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कहते हैं, सोनप्रस्थ को सोनीपत कहते हैं, पानप्रस्थ को पानीपत कहते हैं, व्याघ्रप्रस्थ को बागपत कहते हैं और तिलप्रस्थ को फरीदाबाद कहते हैं। हमारे महाभारत में लिखा हुआ ये 5 गांव हैं। एक लुटेरा फरीद आया, तिलप्रस्थ के मंदिरों को लूटा, तोड़ा और अपनी नेम प्लेट लगा के चला गया, तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना के चला गया। हमारी सरकारों की ये ड्यूटी थी कि नहीं उस फरीदाबाद को दोबारा तिलप्रस्थ करें? जरा जोर से बोलिए। अरे हमारे घर पे कोई आए, हमारे घर को लूटे, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करे, बलात्कार करे, हमारे माता पिता का गर्दन काट दे, मंदिर तोड़ दे और हमारे पिताजी की नेम प्लेट को हटा के अपनी नेम प्लेट लगा दे, तो जिस दिन हम कम से कम उस गुलामी से बाहर आए, हमें वो नेम प्लेट हटा के फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। कभी संसद में चर्चा हुई इस पे? विधानसभा में हुई? मैंने कभी पीआईएल फाइल किया है कि भारत में एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए। मैंने उसमें 1000 स्थानों की लिस्ट दिया है
कि उन स्थानों को वापस, उनको कम से कम जो हमारे वेद पुराण में जिन स्थानों का जिक्र है उनको वापस पुनः बहाल किया जाए। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी, परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी, ऋषि जमदग्नि, उनका माता थी रेणुका। रेणुका जी का जन्म स्थान था जिसको आज हम जौनपुर कहते हैं। मैं अभी 16 तारीख को गया था, जहां परशुराम जी का ननिहाल था, मैं वहां भी दर्शन करके आया हूं, जहां माता रेणुका पैदा हुई थी। जहां उनके पिताजी ऋषि जमदग्नि का आश्रम था वो देख के आया हूं। एक लुटेरा जौना खां आया, जमदग्निपुरम को जौनपुर बना के चला गया, और वो जौनपुर आज भी जौनपुर है। अगर 75 साल के बाद भी वो नहीं बदला तो हमारे लिए किस बात की आजादी? हमें कल्चरल फ्रीडम कहां हुआ? हमें रिलीजियस फ्रीडम कहां हुआ? हमें धार्मिक आजादी मिली क्या? उस जौना खां से वर्तमान भारतीयों का क्या लेना देना? लेकिन अभी विरोध करने की बात करो तो कहते हैं यार ये तो कम्युनल आदमी है। मैं कम्युनल हूं या वो गद्दारी कर रहे हैं जो उस जौनपुर के नाम के साथ खड़े हुए हैं? जरा जोर से बताइए। हमारे 51 शक्तिपीठ हैं देवी जी के। एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता दुर्गा का मुकुट गिरा था, उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। एक मुर्शीद खां नाम का लुटेरा बलात्कारी आक्रांता आया। उस मुर्शीद खां ने कीर्तेश्वरी मंदिर को ढहाया, लूटा, सोना चांदी लूटा, और लूटने के बाद कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना के चला गया। आज भी वो बंगाल में मुर्शिदाबाद कहलाता है। हमें आखिर धार्मिक आजादी कब मिलेगी? हमें सांस्कृतिक आजादी कब मिलेगी? अगर आज भी हम उन गुलामों के साथ जिंदा रहेंगे, गुलामों के साथ जीवन जिएंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कीर्तेश्वरी हमारा शक्तिपीठ है? हमारा एक शक्तिपीठ विंध्याचल, एक मिर्जा आया, लूटा तोड़ा, सब कुछ किया, विंध्याचल को मिर्जापुर बना के चला गया। अरे वो आया ठीक है, लुटेरे आए, तोड़े, सब कुछ किए, लेकिन आज की डेट में तो लुटेरे नहीं बचे हैं ना। आज की डेट में तो हम आजाद हैं ना। आज की डेट में क्या हम लुटेरों के गुलाम हैं क्या? लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां उन लुटेरों के साथ खड़ी हुई हैं। मैं आपसे एक बताना चाहता हूं, भारत की पॉलिटिकल पार्टियां, सबको नहीं कह रहा हूं, आप समझ रहे होंगे मैं किसको कह रहा हूं। जो लोग नाम ले सकते हैं नाम ले, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टियां उन मुगलों के साथ खड़ी हैं, उन आक्रांताओं के साथ खड़ी हैं, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को बलात्कार किया, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को मंडी लगाई, जिन्होंने हमारे पूर्वजों का गला काटा, जिनके कारण सिख पंथ की स्थापना हुई, जिनके कारण गुरुओं के बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवाया गया, उनके साथ आज की पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हैं। ये शर्म की बात है कि नहीं है? और वो इसलिए खड़ी है क्योंकि हम और आप जातियों में बटे हुए, हम और आप अभी भी बटे हुए, अच्छे बुरे का हमें ज्ञान ही नहीं है। एक लुटेरा आता है, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना के चला जाता है। एक लुटेरा आता है, लक्ष्मी नगर को मुजफ्फरनगर बना के चला जाता है। एक लुटेरा आता है, नालंदा को लूटता है। नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे फेमस यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला और नालंदा दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा देता है कि सारे वेद पुराण जल जाएं, सारे इनके रिसर्च जल जाएं, जो इनका इतना एडवांस सिस्टम है सब खत्म हो जाए। वो जलाने वाला था बख्तियार, और उस बख्तियार के नाम पे नालंदा में बख्तियारपुर जंक्शन चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम जातियों में बटे। यहां चीजें तभी बदलती हैं, या तो वोट के लिए बदलती हैं या तो नोट के लिए बदलती हैं। बख्तियारपुर का नाम बदलने से किसी सांसद विधायक को पैसा मिलेगा नहीं। तो दूसरा तरीका है, भैया एक हो जाओ, सब लोग एक हो जाओ, जातियों से ऊपर उठ जाओ, अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ, अपनी संस्कृति के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि
एक कानून, जिस संसद में कानून अच्छा बनना चाहिए था, अच्छा बनाना तो छोड़ो, घटिया कानून बनाया है। ऐसे ऐसे घटिया कानून बनाए हैं इस देश को गुलाम बनाने के लिए। 1991 में पूजा स्थल कानून बना दिया, उससे पेट नहीं भरा तो 1992 में एक और कानून बना दिया, उसको कहते हैं माइनॉरिटी एक्ट, अल्पसंख्यक कानून। अल्पसंख्यक कौन है न संविधान में कहीं लिखा न किसी कानून में लिखा है। 1% वाला अल्पसंख्यक है कि 2% वाला अल्पसंख्यक, न संविधान में लिखा है न कानून में लिखा है। अल्पसंख्यक की पहचान राष्ट्रीय स्तर पे होगी कि जिले स्तर पे होगी, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन भी बन गया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी बन गई, माइनॉरिटी केंद्र में भी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री में बजट चल रहा है, राज्यों में भी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री में बजट चल रहा है। ये पैसा है किसका? किसका पैसा है ये? आपका। आप चाहते हो यही चलना चाहिए क्या? तो आवाज उठाइए। आप पैसा देते हो, 100 रुपए अपने काम वाली को देते हो तो 10 बार पूछते हो। होली दिवाली पे 500 रुपए देते हो तो भी कहते हो भाई 500 रुपए दे रहा हूं, अपना तुम अच्छी तरीके से मेला कर लेना। हम अपने घर में किसी को, अपने बेटे को भी 500 रुपए देते हैं, अगली बार वो बेटा 500 मांगता है, पूछते हैं कल तो दिया तो 500, आज किस लिए मांग रहा है? मांगते नहीं मांगते? पूछते नहीं पूछते उससे? और सरकारों को खजाना आप भरते जा रहे हो, पूछ ही नहीं रहे हो कि हमारे पैसे का क्या कर रहे हो। तुम राष्ट्रहित के लिए यूज कर रहे हो, राष्ट्र विरोध के लिए यूज कर रहे हो, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यूज कर रहे हो, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए कर रहे हो। 1992 में बहुत बड़ा महापाप किया सरकार ने, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने एक माइनॉरिटी कमीशन बनाया, एक ही तीर से 2 निशाना साधा। पहले जिसको फायदा पहुंचाना था उसको तो माइनॉरिटी घोषित किया, लेकिन दूसरा काम था उनको हिंदुओं को तोड़ना था, इसलिए जैन, बौद्ध और सिख को भी माइनॉरिटी घोषित कर दिया। भारत के सारे कानून जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख के लिए एक होते हैं। जितने भी कानून हैं सब में हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। एक कानून 1992 में बनाया गया और यह कहा गया हिंदू मेजॉरिटी है, जैन तो हालांकि 2014 में बने हैं, बौद्ध और सिख माइनॉरिटी है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही सिख पंथ बना था, आपस में लड़ा दिया 2 भाइयों को, बोला तू मेजॉरिटी तू माइनॉरिटी। आज उस कानून का असर, 1992 के कानून का असर आज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हिंदू और सिख में खाइयां बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यह उस कानून की देन है। यह उस कानून की देन है। एक घटिया कानून, कहते नहीं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, हम कहते हैं ना, ऐसे एक घटिया कानून पूरे देश की व्यवस्था को खराब कर सकता है। और यहां तो एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद पूरे कानूनों की फेहरिस्त है। आज की डेट में थोड़े से फायदे के लिए हमारे हिंदू ही अपने आप कहते हैं मैं तो बौद्ध हूं। क्यों? क्योंकि स्कूल खोलने में थोड़ा फायदा मिल जाता है। जैन तो लिख नहीं सकते, नहीं तो जैनी, हमारे जैनी भाई बहुत कम है, बहन जी भी जैन है, ये लोग जो है जैन तो शामिल नहीं करने, लेकिन बेचारा वो क्या करे, बौद्ध लिख लेता है, बौद्ध बन गया, बौद्ध बन के स्कूल खोल लिया। तो एक बाकायदा प्लान्ड वे में, और उससे भी बड़ा खतरा जो माइनॉरिटी बना तो बना, माइनॉरिटी स्कीम्स का दुष्परिणाम क्या हो रहा है? माइनॉरिटी के नाम पे स्टाइपेंड लागू की गई, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, सुना होगा आप लोगों ने कि अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है जरा समझिए। पैसा किसका? आपका। अब यह हुआ, एक हिंदू गरीब रहता है, एक बगल में मुस्लिम गरीब रहता है, एक बगल में ईसाई गरीब रहता है, तीनों की मान लीजिए सामान एकदम एक बराबर स्थिति है। लेकिन स्कूल में जो मुस्लिम है उसको 1000 रुपए मिलेगा, जो क्रिश्चियन है उसको 1000 मिलेगा, लेकिन वो जो गरीब ब्राह्मण बैठा हुआ है बगल में या जिस भी कास्ट का है, जो हिंदू है, उसको 1000 रुपए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी नहीं है। अब ये बताओ, गरीब आदमी कहते नहीं पैसा क्या न करता, तो वो भी
1000 रुपए की लालच में जब फर्स्ट में एडमिशन कराता है गांव में, तो अपने आगे लिख देता है ईसाई। आप ही के पैसे से धर्मांतरण, स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है, कई राज्यों में हो रहा है, जहां उस 1000 रुपए के लिए गरीब हिंदू अपने कॉलम में, रिलीजन वाले कॉलम में हिंदू लिखने की बजाय क्रिश्चियन लिख देता है। लेकिन वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्होंने एक सुर्रा छोड़ दिया ना, भाषा वाला, तमिल लैंग्वेज का सुर्रा छोड़ दिया। सारे वहां के तमिल उसी तमिल लैंग्वेज में अपना उनको नशा हो गया है, भाषा वाला नशा दे दिया। उनको चिंता ही नहीं हो रही कि उनके जमीन, उनके पैरों के नीचे की जमीन कैसे खिसक रही है। देखते देखते केरल कैसे कन्वर्ट हो रहा है, देखते देखते पूरा तमिलनाडु कैसे कन्वर्ट हो रहा है, पता ही नहीं वहां के। बस उनको तमिल लैंग्वेज की ऐसी घुट्टी पिलाई है, वो तमिल लैंग्वेज वाली घुट्टी पी के झूम रहे। उनको नहीं पता है कि वहां की सरकारें किस तरीके से कन्वर्जन करा रही है। और वो तो चलो ठीक है, घुट्टी उनको मिल गई तमिल भाषा वाली। हम सारे किस घुट्टी में घूम रहे हैं? अरे लिखे तो कम से कम। समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो समझते हैं इन चीजों को, उनको तो लिखना चाहिए ना। भाई मैंने जो बात कही आपने सुन लिया, आपको अच्छी लग गई तो बात वहीं खत्म हो गई। मैंने कहा, आपने सुना, आपने उस वीडियो को शेयर किया, अपने ट्विटर, अपने फेसबुक पे कुछ 4 बातें लिखी, तब तो बात आगे तक जाएगी। मैंने कहा, आपने सुना, यही बात खत्म तो खत्म। इसलिए मैं कह रहा हूं, समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का 2 तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का उपयोग करिए, जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को एक बार हम सड़क पे बुलाएंगे सबको। तैयार हैं सब लोग? दो कानून बना दिए कांग्रेस की सरकार ने। मैं तो अभी केवल नरसिम्हा राव के पाप की बता रहा हूं। कानून तो बहुत बने, 1950 के बाद बहुत बने हैं, उसके पहले अंग्रेजों ने सारे घटिया कानून बनाए थे। फिर पेट नहीं भरा, तीसरा कानून उन्होंने बना दिया 1995 में, उसको कहते हैं वक्फ एक्ट। इतना घटिया कानून, ऐसा कानून तो पाकिस्तान में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है। ऐसा वक्फ एक्ट जैसा कानून दुनिया के किसी देश में नहीं है जैसा भारत में है। और किस तरीके से यहां के मेजॉरिटी को सेकंड, क्या मैं तो कहता हूं 5th क्लास सिटीजन बना दिया गया ये कानून बना के। आज की डेट में जिस हॉल में हम हैं, अगर वक्फ बोर्ड नोटिस भेज दे कि ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरा मॉल वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वक्फ बोर्ड के पंजे से इस हॉल को छुड़ाने में कम से कम 20 साल लग जाएंगे। इतना पावरफुल कानून है वो, इतनी पावर शक्तियां दे रखा है। और चलो मुंबई में है, वक्फ बोर्ड का ऑफिस भी यही मुंबई में है, तो ठीक है चले जाएंगे। फिर इस हॉल के मालिक मजबूत हैं, 2-4 अच्छे वकील कर लेंगे, चले जाएंगे। आप बताइए, नागपुर में अगर किसी ने वक्फ बोर्ड ने किसी को नोटिस भेज दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो नागपुर वाले को तो यहां आना पड़ेगा, अमरावती वाले को तो यहां आना पड़ेगा, जालना वाले को मुंबई आना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का वक्फ ट्रिब्यूनल एक ही है, मुंबई में हो, हर राज्य की राजधानी में। और अमीर तो चलो आ जाएगा, वो गरीब आदिवासी जिसने कभी अपने थाने का भी मुंह नहीं देखा, अपनी तहसील का मुंह नहीं देखा, सिंपल वो जंगल में रहता है, जंगल में रहता है, बस वो अपनी लाइफ वैसे जीता है। अगर उसको नोटिस भेज दिया जाएगा कि भाई ठीक है, ये जो जहां तुम रहते हो ये गांव तो वक्फ प्रॉपर्टी है, वो बेचारा कहां जाएगा? तब उसको 2 ऑप्शन दिया जाता है। पहला ऑप्शन, या तो खाली करो, दूसरा कन्वर्ट हो जाओ। ऐसा काम किया है उन मक्कारों ने, उन गद्दारों ने, जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला आप लोग देते हैं। आपके पैसे से चार्टर्ड प्लेन में उड़ने वाले मक्कारों ने यह कानून बनाया है, वक्फ बोर्ड जैसा कानून बनाया है। इसके खिलाफ आवाज उठाइए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को चैलेंज किया हुआ है, और मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्दी मेरे उस पीआईएल को विरोध करने के लिए भी 2-4 आने वाले हैं, वो तो आएंगे। लेकिन वो लड़ाई चलेगी, ठीक है, वो तो कोर्ट में लड़ाई चलेगी। आप लोग भी तो लड़िए।
आप लोग भी बोलिए और आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूं। बहन जी मान लीजिए संसद में है, अभी है नहीं, मैं आशा करता हूं जल्दी संसद में जाएंगे। अब बहन जी संसद में जाएं और इस हॉल में बैठे हुए लोग जब भी बहन जी से मिले, बहन जी वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाओ ना, बहन जी जनसंख्या विस्फोट खिलाफ कुछ आवाज उठाओ ना, बहन जी ये माइनॉरिटी वाला कानून खत्म कराओ ना, बहन जी कॉमन सिविल कोड लागू कराओ ना, बहन जी ये वाला काम करो ना। अगर ऐसे रोज इनको 100 व्हाट्सएप आ जाए, 100 एसएमएस आ जाए, 100 ईमेल आ जाए, तो बहन जी एकदम चकरा जाएंगे। अरे बाप रे बाप, अब तो कुछ न कुछ पार्लियामेंट में बोलना ही पड़ेगा। बोलेंगे नहीं बहन जी? बोलेंगे नहीं बोलेंगी? बहन जी तो बोलेंगे, वैसे ही बोलेंगी, बोलना ही पड़ेगा। तो ये काम आप लोग कर सकते कि नहीं? अरे देश के सारे सांसदों का ईमेल लोकसभा राज्यसभा की वेबसाइट पे है, उनका फोन नंबर लोकसभा राज्यसभा की वेबसाइट पे है। भगवान की कृपा से अब तो फोन भी पहले रिलायंस ने फ्री किया था, अभी सबने फ्री कर दिया, तो आपका कोई आउटगोइंग कॉल भी नहीं लगना, आपका एसएमएस का पैसा भी नहीं लगना, इंटरनेट भी फ्री हो गया है। हर काम के लिए काम करते हो, रिश्तेदारों से व्हाट्सएप पे कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, चैटिंग करते हो, सब कुछ करते हो। अपने सांसदों को एक एसएमएस नहीं कर सकते, फोन नहीं कर सकते, ईमेल नहीं कर सकते? करना चाहिए कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, हमारी कमी है कि नहीं? जिस दिन इस देश के नागरिक जाग गए ना, तो न चाहते हुए भी हमारे माननीय सांसद विधायक भी वो काम करना शुरू करेंगे जिसके लिए उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है। अभी वो काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए उनको मिलता है। लेकिन हम लोग भी बड़े स्वार्थी हैं। बर्थडे का इनविटेशन देने के लिए मिलेंगे, शादी का कार्ड देने के लिए मिलेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, सब करेंगे, लेकिन कभी अच्छे कानून के लिए नहीं मिलेंगे। कभी ये नहीं मिलेंगे कि सांसद जी आज मैं अपने काम के लिए नहीं आया हूं, आज मैं ये 5 कानून है, वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, फला है, फला है, फला है, मैं इसके लिए आपसे आवाज उठवाने के लिए आया हूं। याद रखिए, जिस दिन आप लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे, देश की जनता शुरू करेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सांसदों को भी अच्छा लगेगा। बहुत सारे सांसद चाहते हैं ये काम हो, लेकिन उनके अलग अलग फियर होते हैं। उनको लगता है मैं उठाऊंगा, मेरा विरोधी वाला जो हार गया है कहीं उसको, उस मुद्दे को अपनी तरफ न बना ले, क्योंकि उसको लगता है जातियों में तो लोग बटे हुए। तो हमारे बहुत सारे सांसद जो है, विधायक जो हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको खौफ होता है कि यार ये हिंदू तो बटे हुए हैं जातियों में, फला वाले तो नहीं बटे हुए हैं, ये फला वाले तो एक मुंहतोड़ कर देंगे 50-60 हजार 70 हजार, और ये तो बटे हुए, कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे। तो किसके बल पे वो बोले? किसके बल पे बोले? आप वो तब बोलेंगे जब हर वर्ग, हर जाति के लोग कहेंगे वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, पर्सनल लॉ खत्म होना चाहिए, संविधान लागू होना चाहिए। जब सब लोग बोलेंगे तो हमारे सांसदों और विधायकों का भी साहस बढ़ेगा। उनको लगेगा कि नहीं, अब लोग जातियों से उठ चुके हैं। एक आज हम लोग चूंकि शिवाजी महाराज के सपनों के भारत की बात कर रहे हैं, शिवाजी महाराज का जो सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का था। कौन सा? एक भारत। जोर से बोलिए, शिवाजी का क्या सपना था? एक भारत श्रेष्ठ भारत। और उन्होंने अटक से कटक तक वो स्थापित करके दिखाया था, अपने दम पे दिखाया था, अपने बाहुबल पे दिखाया था, अपने स्थापित करके दिखाया था। बीच में हम भटक गए, अलग बात है। लेकिन ये एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा कैसे? शिवाजी महाराज का सपना साकार कैसे होगा? ये तब होगा, एक भारत तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक कानून प्रत्येक भारतीय पे लागू होगा। भारत का प्रत्येक कानून प्रत्येक भारतीय पे लागू होगा, तब बनेगा एक भारत। और भारत का प्रत्येक कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून होगा, श्रेष्ठतम कानून होगा,
तब बनेगा श्रेष्ठ भारत। एक भारत तब बनेगा जो कानून हो वो कच्छ से कामरूप, कश्मीर से कन्याकुमारी, लद्दाख से कन्याकुमारी तक हो। श्रेष्ठ भारत तब होगा जब हमारा प्रत्येक कानून, हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था होगी, हमारा टैक्स सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम सिस्टम होगा, हमारा जस्टिस सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम सिस्टम होगा, हमारा पुलिस सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम सिस्टम होगा। आज की डेट में तो नहीं है। 1860 का मैकाले वाला कानून आज भी चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि 1,500 कानून खत्म किए और उस 1860 की आईपीसी को भी रिव्यू करने के लिए कमेटी बना दी है। आशा करता हूं 2023 में भी बन जाएगी। मैं अंतर बताता हूं कानून का फर्क कैसे होता है। 50 साल पहले दुबई में कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, सिंपल रेगिस्तान था दुबई। दुबई ने नियम कानून अच्छा बनाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाया, अपराध के खिलाफ कठोर कानून बनाया, 50 साल में डेवलप कर गया। 1947 में हम आजाद हुए थे, 1949 में चाइना आजाद हुआ। चाइना भी गुलाम था जापान का, चाइना का बड़ा हिस्सा जापान के अंडर में था। चाइना ने 3 काम किए आजादी के 1 साल के अंदर। पहला काम जो अभी हमारे देश में अब जाके अभी थोड़ा मूवमेंट शुरू हुआ है, पहला काम किया चाइना ने, जापानियों का चाइना से नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न किसी जापानी के नाम पे कोई मोहल्ला, न किसी जापानी के नाम पे कोई गली। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को चाइना ने यह बताया ही नहीं कि हम कभी गुलाम थे। और हम आज भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाबर था, हुमायूं आया, अकबर आया, ये आया, फला आया, फला आया, फला आया। हम क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमारे राजा दशरथ भी थे, उसके पहले वो थे, उसके पहले वो थे। हमने तो बड़े मुश्किल से राम को पढ़ाना शुरू किया, कृष्ण को, लेकिन न राम के पहले पढ़ा रहे, न राम के बाद पढ़ा रहे, न कृष्ण के पहले पढ़ा रहे, न कृष्ण के बाद पढ़ा रहे। आखिर क्या जरूरत है? ये हमारे बच्चों को हमें क्यों पढ़ाना चाहिए कि हाँ हम 500 साल गुलाम थे? क्यों बताना चाहिए? हम क्यों नहीं बताएं कि हमारे कैसे कैसे प्रतापी राजा थे? भाई अगर आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, जरा अपने घर में सोचिए ना, जैसे घर चलता है ऐसे ही मोहल्ला चलता है, जैसे घर चलता है ऐसे राज्य चलता है, ऐसे देश चलता है। देश चलाने और घर चलाने में कोई अंतर नहीं होता। अगर हमारे घर में कोई दुर्घटना हो गई, हम अपने बच्चे को बताएंगे क्या कि हाँ फला आया था तो हमें 300 साल उसने गुलाम बना के रखा, फला आया तो 50 साल रखा, 50। ये बताने वाली कोई बात है क्या? अरे हमें बताना चाहिए हमारे राजा परशुराम जी ने ये काम किया, राम जी ने ये काम किया, कृष्ण ने ये काम किया, युधिष्ठिर ने ये काम किया, भीम ने ये किया, नकुल ने ये काम किया। दुर्भाग्य आप देखो, हमारी पूर्ववर्ती सरकारों की मक्कारी इसलिए कह रहा हूं कि वेतन भत्ता गाड़ी बंगला उनको जिस काम के लिए मिला उन्होंने नहीं किया। इंद्रप्रस्थ को बसाने वाले कौन? जोर से बोलिए। पांडव। वो खांडव प्रस्थ था, बंजर स्थान था, उसका नाम खांडव प्रस्थ था, उसको बाद में इंद्रप्रस्थ बनाया उन्होंने, बहुत भव्य बनाया उसको। और आप लोगों में पता नहीं कोई इंडिया गेट गया कि नहीं गया? दिल्ली में इंडिया गेट है। मतलब आप दिल्ली में घूमो, बाबर रोड, तुगलक रोड, गोरी रोड, गजनी रोड, शाहजहां रोड, सब रोड मिल जाएगी। युधिष्ठिर रोड नहीं मिलेगी, भीम रोड नहीं मिलेगी, नकुल रोड नहीं मिलेगी, सहदेव रोड नहीं मिलेगी, द्रौपदी रोड नहीं मिलेगी, कुंती रोड नहीं मिलेगी। अरे जिसने बसाया उसके नाम पे एक भी सड़क मोहल्ला गली नहीं। और वहां एक विधानसभा है बाबरपुर, मतलब विधानसभा तक बाबर के नाम पे है। और पता है जो चाहते भी हैं, जो सरकारें या जो पॉलिटिकल पार्टी चाहती भी है उसके खिलाफ आवाज उठाना, अल्टीमेटली भैया राजनीति में चुनाव तो वो जीतना है ना, वो देखती है कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है तो हम सप्लाई कैसे करें? लोकतंत्र में तो डिमांड और सप्लाई होती है। आप डिमांड करोगे सप्लाई होगी, नहीं डिमांड करोगे सप्लाई नहीं होगी। उनको लगता है पता नहीं ये मुद्दा है भी कि नहीं है, पता चला हम इस मुद्दे को उठा दें
और फला फला सेक्शन का ओटी हमारा चला जाए तो मिला कुछ नहीं, वोट कम और हो गया। अल्टीमेटली तो यहां पे सत्ता का खेल है, वोट का खेल है। ऐसे ही भ्रष्टाचार की बात है। भारत के इंडियन पिनल कोड में किडनैपिंग की सजा मात्र 3 से 7 साल है। ये हमारे वकील मित्र हैं, इनको पता है। सेक्शन 363 कितनी सजा है? 3 से 7 साल। अमेरिका में किडनैपिंग की सजा है 50 से 100 साल। और एक को किडनैप किया भारत में तो भी मैक्सिमम 7, 2 को किया तो भी 7, 10 को किया तो भी 7, 20 को किया तो भी 7। अमेरिका में एक को किडनैप किया तो मिनिमम 50, 2 को किया तो मिनिमम 100, 3 को किया तो मिनिमम 150, 4 को किया तो मिनिमम 200। अमेरिका में किडनैपिंग की, रेप की, मर्डर की 5-5 हजार साल सजा होती है। 5-5 हजार साल की। जानते हैं क्यों देते हैं 5,000 साल, 10,000 साल? जिससे समाज को पता हो कि इसने क्राइम कितना बड़ा किया। क्योंकि भाई आपने अगर केवल सिंपल आजीवन कारावास दे दिया तो समाज को पता कैसे चलेगा कि इसने कितने लोगों का मर्डर किया था? वो तो ईयर से पता चलेगा ना कि हाँ कितने लोगों का मर्डर किया। हमारे देश में चिट फंड बना के आए दिन लोग लूट रहे हैं। डबल करने वाला ऑफर देते हैं, खूब लूटते रहते हैं, खूब लूटते रहते हैं। एक सुब्रत राय सहारा थे, वो तो 16 लाख लोगों का लूट लिए। आधा यूपी आधा बिहार बेचारे ले गए। हो सबकी जमा कमाई, पीएफ का पैसा सब ले गए। थाईलैंड में एक आदमी ने चिटफंड कंपनी बनाया, 16,000 लोगों को पैसा उसने गमन कर दिया था। 1,41,000 साल सजा हुई उसको। 1,16,000 लोगों का उसने लूटा था। हमारे सहारा श्री 16 लाख लोगों का लूट ले गए, 16 साल की भी नहीं हुई। महात्मा गांधी की परपोती ने केवल 3 करोड़ का घोटाला किया था अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। गांधी जी की, असली गांधी जी की बात कर रहा हूं, नकली वाले की नहीं, असली गांधी जी की। गांधी जी की परपोती ने 3 करोड़ का घोटाला किया साउथ अफ्रीका में, उसको 7 साल सजा हुई। 3 करोड़ वसूला गया, 7 साल सजा हुई। हमारे देश में 70,000 करोड़ का 2G कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G हुआ था, किसी को 7 साल नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को 7 साल नहीं हुई। तो आप जानते हैं ये जो करप्शन है, ये करप्शन कैसे कैसे आपके जीवन में आता है। आप करप्शन खत्म करिए, घुसपैठ बंद हो जाएगी। आप करप्शन खत्म कर दीजिए, माओवाद खत्म हो जाएगा। आप करप्शन खत्म करिए, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। आप करप्शन खत्म करिए, जातिवाद खत्म हो जाएगा। जातिवाद कैसे खत्म होगा इसको सोचिए। आपने कभी सोचा ये पॉलिटिकल पार्टियों जाति वाली घुट्टी पिलाती क्यों है? किस लिए पिलाती है? जरा जोर से बोलिए जरा। वोट के लिए। वोट के लिए मतलब पार्षद, सांसद, विधायक बनने के लिए। जाति का जहर किस लिए खोला जाता है? ध्यान से समझिए इसको। सांसद, विधायक, पार्षद बनने के लिए। सांसद, विधायक, पार्षद किस लिए बनना है? जाति का जहर घोल के पैसा कमाने के लिए। तो अगर ऐसा कानून हो जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आप सांसद, विधायक बन के सेवा तो कर सकते हो, पैसा नहीं कमा सकते हो। जैसे बहन जी कर रही है, तो घर वाला भी अपना घर में जो देते हैं भाई साहब, उसको भी तो अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आप चाह के भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, तो आप जरा सोचिए, ऐसे लोग जो जाति का जहर घोलते हो जाएंगे ही नहीं। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूं। पहले सांसदों, विधायकों का केस 20-20 साल चलता था, 25-25 साल चलता था। मैंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने पीआईएल फाइल किया कि भाई एक सांसद, विधायक चूंकि माननीय होते हैं, इनको इतना लंबा वेटिंग नहीं करना चाहिए। भाई मंदिर में अगर वीआईपी दर्शन है, हर जगह वीआईपी व्यवस्था है, तो थोड़ा कोर्ट में भी वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैंने कहा सांसद, विधायक का मुकदमा 1 साल के अंदर खत्म करने के लिए स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए, एमएलए एमपी कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट बनाओ। इस समय पूरे देश में
एमएलए, स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट है, आप लोग गूगल कर लेना, स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट अश्विनी उपाध्याय, को डिटेल मिलेगा। पिछले 3 साल के अंदर 200 सांसद और विधायकों को सजा हो चुकी है। आजम खां को भी सजा हो गई जिन्होंने सपने भी नहीं सोचा होगा। अतीक अहमद को सजा हो गई जिन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा। लालू यादव को भी सजा हो गई जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। ऐसे 200 वर्तमान और भूतपूर्व सांसदों विधायकों को सजा हो गई है। अभी कुछ दिन पहले आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सजा हो गई। आप लोग गूगल करिएगा, एमएलए एमपी कोर्ट, आपको डिटेल मिलेगा। अब ये बताइए, जरा देखिए, अच्छे कानून अच्छी नीतियों का परिणाम कैसे होता है। अब बहुत सारे आजम खां और अतीक अहमद टाइप के लोग चुनाव लड़ने का प्लान ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सांसद विधायक नहीं बनेंगे तो कम से कम उनका मुकदमा 20-25 साल चलेगा। अगर सांसद विधायक बन गए तो मामला उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा। मैंने तो बहन जी को भी बोला, हमने कहा आपके जितने यहां पे आसपास हो मुझे बताना किसके खिलाफ कितना केस चल रहा है। अगली डेट पे सुप्रीम कोर्ट को बता दूंगा, देखो यहां पे ऐसे चल रहा है, सजा नहीं हो रही है। तो आप ये बताओ, एक सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन का असर यह हुआ कि 200 को सजा हो गई और कम से कम 2000 लोग जो सांसद विधायक का ख्वाब देख रहे थे, अब उन्होंने ख्वाब छोड़ दिया, क्योंकि उल्टा हो गया ना। अभी तो उनका मुकदमा 30-40 साल चलेगा, लेकिन अगर अब सांसद बन गए तो 1 साल में खत्म। तो अब ये सोचिए, अगर ऐसे ही भारत की जुडिशियल सिस्टम ऐसा हो जाए कि आज आप अपराध करोगे, आज गलत काम करोगे, साल भर के अंदर सजा हो जाएगी, राजनीति साफ हो जाएगी कि नहीं? करप्शन कम होगा कि नहीं? क्राइम कम होगा कि नहीं? आश्चर्य की बात होती है, अच्छे अच्छे इज्जतदार लोग जाते हैं और वो नगर निगम का बाबू धमका देता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को धमका देता है, तुम्हारी फाइल नहीं बढ़ाएंगे, जाओ जो जो करना है कर लो। अगर अच्छे नियम कानून हो जाए बहन जी, जस्टिस सिस्टम अच्छा हो जाए, यहीं के व्यापारी भारत की जीडीपी 2% बढ़ा देंगे, बाहर से एफडीआई की जरूरत ही नहीं है। अच्छा कानून हो जाए, अच्छा जुडिशियल सिस्टम हो जाए, करप्शन कम होगा, क्राइम कम होगा, माओवाद कम होगा, नक्सलवाद कम होगा, जातिवाद कम होगा, भाषावाद कम होगा, क्षेत्रवाद कम होगा, अलगाववाद कम होगा, कट्टरवाद कम होगा, जिहाद कम होगा, धर्मांतरण कम होगा, सब कुछ कम होगा। और कानून बनाने की कोई लागत, लेकिन आप लोग बोलते नहीं हो, इसलिए कानून नहीं बन रहा है। अल्टीमेटली इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं कि नहीं? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत से बात कर रहा हूं। तो ये हमें करना पड़ेगा, हमें नागरिक होने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जब तक हम अपने नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभाएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। मुझे लगता है समय हो चुका है, 8:30 हो गया है, तो बात को खत्म करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं तो टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूं, मैं 2020 या वनडे वाला नहीं हूं, मैं टेस्ट मैच वाला हूं। तो मैं तो 2 घंटे 2.5 घंटे तक बोल सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है समय काफ़ी हो गया है। 1-1.5 घंटे हमारी आपकी चर्चा हो गई है, तो आज की बातचीत यहीं करते हैं। मैं एक सब बात आप सबसे निवेदन करता हूं, अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाइए, अच्छे कानून की मांग करिए, सोशल मीडिया का उपयोग समस्या को नहीं, मूल कारण और अस्थायी समाधान बताने के लिए करिए। अगर सोशल मीडिया में ट्विटर फेसबुक यूज करते हैं, खासतौर पे ट्विटर यूज करते हैं, जब भी कोई सांसद विधायक कोई समस्या ट्वीट करे उसको रिप्लाई करिए, कृपया इसका मूल कारण अस्थायी समाधान भी बताइए। एक बार आप उनसे पूछना शुरू करिए, व्हाट इज द रूट काज एंड परमानेंट सोल्यूशन, व्हाट इज द रूट। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों शिवाजी महाराज का सपना साकार होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।